बायोलॉजी में है। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है बिकॉज़ बायोलॉजी सुनने में अच्छा लगता है और याद भी अच्छे से होती है। तो लेट्स एक्सपेरिमेंट्स हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इकाई 1 जीव जगत में विविधता। अध्याय 1 जीव जगत। जीव जगत कैसा निराला है। जीवों के विस्तृत प्रकार की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वास स्थान, चाहे वे ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, अलवणीय मीठा जलीय झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरनों जिनमें जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सर पर दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी शार्क की सुंदरता विस्मयकारी तो चमत्कार का आह्वान करती हैं। पारिस्थितिक विरोध तथा समष्टि के सदस्य तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका की आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न में दो निर्विवाद प्रश्न हैं। पहला तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है, तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। 1.1 जीव क्या है। जब हम जीव को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं, तब हम प्रायः जीवों को सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं। वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना तथा पता लगाना और उसके अनुकूल क्रिया करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि ये अद्भुत लक्षण जीवों के हैं। आप इस सूची में उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना तथा उद्गमन आदि भी जोड़ सकते हैं। आओ हम इन सबको विस्तार से समझने का प्रयत्न करें। सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों ही वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण हैं। बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती रहती है। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है, ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाएं आ सकें। एक कोशिका जीव भी एक कोशिका विभाजन द्वारा ही वृद्धि करते हैं। बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्रे संवर्धन सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखकर कोशिकाओं की संख्या गिन सकता है। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं, तो निर्जीव के भार में भी वृद्धि होती है। पर्वत, गोलाश्म तथा रेत के टीले में भी वृद्धि होती है, लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है। जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर से होती है, इसलिए वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। जीवों में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है, उनका विवेचना करके ही यह समझना चाहिए कि जीव तंत्र के लक्षण हैं। इस प्रकार जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है। बहुकोशिकीय जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है, जिसको अभिलक्षण लगभग उससे अपने माता पिता से मिलते हैं। निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जीव लैंगिक जनन भी करते हैं। फैजाई कवक लाखों अलैंगिक बीजाणु द्वारा गुणन करती हैं और सरलता से फैल जाती हैं। निम्न कोटि के जीवों जैसे इष्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। प्लेनेरिया चपटाक्रमी में वास्तविक पुनर्जनन होता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त जीवित कर लेता है और इस प्रकार एक नया जीव बना जाता है। फंजाई
तंतुमय शैवाल मांस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। जब हम एक कोशिकीय जीवों जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, एक कोशिकीय शैवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, तब जनन की वृद्धि पर्यायवाची है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। अब तक हमने देखा है कि एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि तथा जनन, इन दोनों शब्दों के उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते, खोसर, खच्चर, बंध्य, कामगर, मधुमक्खी, अनुर्वर, मानव युगल आदि। इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता। यद्यपि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में असक्षम है। जीवों का दूसरा लक्षण उपापचयन है। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग, माप, क्रिया आदि वाले होते हैं, जो अनवरत जैसे अणुओं में बदलते और उनका निर्माण करते हैं। ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचयी क्रियाएं हैं। सभी जीव, चाहे वे बहुकोशिकीय हों अथवा एक कोशिकीय हों, में हजारों उपापचयी क्रियाएं होती हैं, साथ साथ चलती रहती हैं। सभी पौधे, प्राणियों, कवकों, फैजाई तथा सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती हैं। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती हैं। जीव के शरीर से बाहर परक नली में कोई भी उपापचयी क्रियाएं न तो जैव हैं और न ही निर्जीव, अतः उपापचयी क्रियाएं निरापवाद जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित हैं, जबकि पात्रे में एकाकी उपापचयी क्रियाएं जैविक नहीं हैं, यद्यपि ये निश्चित ही जीवित क्रियाएं हैं। अतः शरीर का कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण है। शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों से, जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती हैं, के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना है। हम अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते हैं। पौधे प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। प्रोकैरियोट से लेकर जटिलतम यूकैरियोट तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना एवं प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। पादप तथा प्राणियों दोनों में दीप्तकाल मौसमी प्रजनकों के जनन को प्रभावित करता है। इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अर्थात स्वचेतन है। इसलिए चेतना जीवों को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो जाती है। जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं, तब जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। हम रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे हुए देखते हैं, जिसके हृदय में फुफ्फुस को चालू रखने के लिए मशीनें लगाई गई होती हैं। रोगी का मस्तिष्क मत सम होता है। रोगी में स्वचेतना नहीं होती। ऐसे रोगी जो कभी भी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाते, तो क्या हम इन्हें जीव अथवा निर्जीव कहेंगे? उच्च स्तरीय अध्ययन में जीव विज्ञान पृथ्वी पर जैव विकास की कथा है। आपको पता लगेगा कि सभी जीव घटनाएं उसमें अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं के कारण होती हैं। ऊतकों के गुण कोशिका में स्थित कारकों के कारण नहीं है, बल्कि घटक कोशिकाओं के पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण है। इस प्रकार कोशिकीय अंगकों के लक्षण अंगकों में स्थित आणविक घटनाओं के कारण नहीं, बल्कि अंगकों में स्थित आणविक घटकों के आपस में क्रिया करने के कारण है। उच्च स्तरीय संगम उद्गामी गुणधर्म इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। सभी स्तरों पर संगठनात्मक जटिलता की पदानुक्रम में यह अद्भुत घटना यथार्थ है। अतः हम कह सकते हैं कि जैव स्वप्रतिकृति विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र हैं, जो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की
क्षमता रखते हैं। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। वर्तमान, भूत एवं भविष्य के सभी जीव एक दूसरे से सर्वनिष्ठ आनुवंशिक पदार्थों की साझेदारी द्वारा संबद्ध है, परंतु यह पदार्थ सब में विविध अंशों में होते हैं। 1.2 जीव जगत में विविधता। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकती हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपके आसपास ही हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टतः यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति स्पीशीज का प्रतीक है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज की संख्या लगभग 1.7 बिलियन मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीव का पता लगता रहता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधों तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें, तो शायद इस भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव का नाम एक मानक नाम होता है, जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हों कि यह नाम किस जीव का है। इसे पहचानना कहते हैं। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीवित जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिक ने स्वीकार किया है। पौधों के लिए वैज्ञानिक का नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर (आईसीबीएन) में दिया गया है। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। प्राणी वर्गीविदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर (आईसीजेड) नाम बनाया है। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सकें। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का न हो। जीव विज्ञान ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करता है। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति संकेत पद। इस प्रणाली को, जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं, उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने सुझाया था। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। दो शब्दों वाला नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। आम का नाम वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मैंजीफेरा वंश नाम है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीशीज तथा जाति संकेत पद है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम हैं। नंबर 1, जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और पीछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। नंबर 2, जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। तीसरा, जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा दिखना चाहिए। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। नंबर 4, पहला अक्षर जो वंश का नाम बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। मैंजीफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। उदाहरणतः मैंजीफेरा इंडिका दिन, इसका अर्थ है सबसे पहले स्पीशीज का वर्णन लिनियस ने किया था। यद्यपि सभी जीव का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए इसे युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक में वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए हम पौधों अथवा प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट की सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्द का उपयोग करते हैं, उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के ऐसे कुछ गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग से संबंध होता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हो तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? स्पष्टतः आप कुत्ते को ही देखेंगे, न कि बिल्ली को। अब यदि एल्सेशियन के विषय में सोचो तो हमें पता लगता है कि हम किस के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो हमें स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके बाहें कान और शरीर पर बाल होते हैं। इसी प्रकार पौधों में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाता है। इसलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं जिनका उपयोग हम पढ़ने के करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टेक्सा है। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टेक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। पौधे भी एक ऐसा टेक्सा है, गेहूं भी एक टेक्सा है। इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी टेक्सा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है? इसलिए प्राणी स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टेक्सा को बताता है। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीव को विभिन्न टेक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकास, प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक हैं और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार पर है। इसलिए विशेषीकरण, पहचान, विज्ञान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम या प्रणाली हैं जो वर्गीकरण विज्ञान का आधार है। वर्ग की कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति सिस्टमैटिक कहते हैं। सिस्टमैटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ ही है जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासी संबंध का भी ध्यान रखा गया है। 1.3 वर्ग की संवर्ग। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्ग की संवर्ग कहते हैं और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः वर्ग टेक्सोन कहते हैं। वर्ग की संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद टांगे होती हैं
इसका अर्थ है कि कीट स्वीकारनीय सुस्पष्ट जीव हैं जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्ज दिया गया है। क्या आप किसी जीव को अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है, प्रत्येक पद अथवा वर्ग वास्तव में वर्गीकरण की इकाई को बताता है। ये वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, न कि केवल आकारिकी समूह। सभी ज्ञात जीवों का वर्गीकीय अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत, किंगडम, संघ, फाइलम अथवा भाग पौधों के लिए वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीन्स, जीनस तथा जाति, स्पीशीज। पौधों तथा प्राणियों दोनों में स्पीशीज सबसे निचले संवर्ग में आती है। अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्गों में कैसे रखते हैं? इसके लिए मूलभूत आवश्यकता व्यष्टि अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना है। यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। 1.3.1 स्पीशीज जाति। वर्ग के अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीशीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीशीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीशीज से उनके आकार की विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मेंजिफेरा इंडिका, आम, सोलेनम ट्यूबिरोसम, आलू तथा पेंथेरा लियो शेर के लिए उदाहरण देते हैं। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबिरोसम तथा लियो जाति संकेत पद है, जबकि पहले शब्द मेंजिफेरा, सोलेनम तथा पेंथेरा वंश के नाम से और यह टेक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकती हैं जो विभिन्न जीवों जिनमें आकार की गुण समान हो को दिखाते हैं। उदाहरणार्थ पेंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रिम, मेलोंजेना भी आते हैं। मानव की जाति सेपियंस है जो होमो वंश में आता है, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। 1.3.2 वंश, जीनस। वंश में संबंधित स्पीशीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीशीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीशीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीशीज का एक समूह है। उदाहरण आलू, टमाटर तथा बैंगन, ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आते हैं। शेर, पेंथेरो लियो, चीता, पेंथर पारडस तथा पेंथर टिग्रिस जिनमें बहुत से गुण हैं, वे सभी पेंथेरा वंश में आते हैं। ये वंश दूसरे वंश फेलिस जिसमें बिल्ली आती है से भिन्न है। 1.3.3 कुल। अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीशीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण के उदाहरणार्थ पौधों में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा को सोलोनेसी कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश पेंथेरा शेर जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं को फेलिस बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखते हैं। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखो तो आपके दोनों में कुछ समानता तथा कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेगी। उन्हें क्रमशः 2 विभिन्न कुलों कैनिडी तथा फेलिडी में रखा गया है। 1.3.4 गण, ऑर्डर। आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीशीज, वंश तथा कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित हैं। प्रायः गण तथा अन्य उच्चतर वर्ग की संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूह के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कि कॉनवोल्यूलेसी, सोलेनेसी और पॉलीसोनेलियस गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुष्प लक्षण है, जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडी तथा कैनिडी कुलों को रखा गया है। 1.3.5 वर्ग क्लास। इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरणार्थ प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बॉन आते हैं, और कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। 1.3.6 संघ, फाइलम वर्ग जिसमें तंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे कि पृष्ठरज्जु, नोटोकॉर्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कोर्डेटा संघ में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं को उच्चतर संवर्ग भाग डिवीजन में रखा गया है। 1.3.7 जगत, किंगडम। जंतु के वर्गीय तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमलिया में रखा गया है जिससे उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। भविष्य में हम इन 2 वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे। इसमें स्पीशीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्गीय संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। ये संवर्ग हैं, यद्यपि यदि वर्गीय वैज्ञानिकों ने इस प्रधान क्रम में संवर्ग भी बताए हैं, इसमें विभिन्न टेक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने सुविधा होती है। चित्र 1.1 में आप देख सकते हैं। चित्र 1.1 में पदानुक्रम को देखो। क्या आप इस व्यवस्था के आधार का स्मरण कर सकते हो? उदाहरण के लिए जैसे जैसे हम स्पीशीज से जगत की ओर ऊपर जाते हैं वैसे ही समान गुणों में कमी आती है। सबसे नीचे की ओर टेक्सा होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं सभी उच्च स्तर पर अन्य टेक्सा के संबंध निर्धारित करने अधिक कठिन हो जाते हैं, इसलिए वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है। तालिका 1.1 में कुछ सामान्य जीवों के घरेलू मक्खी, मानव, आम तथा गेहूं के विभिन्न वर्गीय संवर्ग को दिखाया गया है। तालिका 1.1 वर्गीय संवर्ग सहित कुछ जीव। सामान्य नाम, जैविक नाम, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ तथा भाग। मानव जैविक नाम होमो सेपियंस है, वंश होमो है, कुल होमिनिडी है, गण प्राइमेटा है, वर्ग मैमेलिया है, संघ या भाग कोर्डेटा है। घरेलू मक्खी जैविक नाम मस्का डोमेस्टिका है, इसका वंश मस्का है और कुल म्यूसिडी है, गण डिप्टेरा है, वर्ग इंसेक्टा है और संघ आर्थ्रोपोडा है। आम जैविक नाम मेंजिफेरा इंडिका है, वंश मेंजिफेरा है, कुल एनाकार्डियेसी है, गण सेपिडेल्स है, वर्ग डाइकोटिलेडीन है और संघ एंजियोस्पर्मी है। गेहूं
जैविक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। वंश ट्रिटिकम। कुल पोएसी। गण पोएलस। वर्ग मोनोकोटिलिडन। संघ एंजियोस्पर्म। एक दशमलव चार वर्गीय की सहायता साधन। जीवों की पहचान के लिए गहन तथा आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। पौधों तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्र करने आवश्यक होते हैं। ये वर्गीय अध्ययन के मुख्य स्रोत हैं। ये अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। इनका उपयोग जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है। जो भी सूचनाएं एकत्र की जाती हैं उन्हें नमूने सहित संचयित कर लेते हैं। कुछ मामलों में नमूने को भविष्य के अध्ययन के लिए परिरक्षित कर लेते हैं। जीव विज्ञानियों ने सूचना सहित नमूने को संचय करने तथा उन्हें परिरक्षित करने की कुछ विधियां तथा तकनीकी विकसित की हैं। उनमें से कुछ का वर्णन किया गया है जो आप इन सहायता साधनों को उपयोग करने में सहायता करेंगे। 1.4.1 हर्बेरियम। वनस्पति संग्रहालय में पौधों को एकत्र नमूने को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। इन शीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। ये नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। हर्बेरियम की शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे तथा इंग्लिश स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, कुल एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा रहता है। हर्बेरियम वर्गीकी के अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध कराता है। चित्र 1.2 वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्रित नमूने। चित्र आप देख सकते हैं। 1.4.2 वनस्पति उद्यान बोटनिकल गार्डन। इन विशिष्ट उद्यानों में संदर्भ के लिए जीवित पौधे का संग्रह होता है। इन उद्यानों में पौधों की स्पीशीज को पहचानने के लिए उगाया जाता है और प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा रहता है जिस पर वनस्पति वैज्ञानिक नाम तथा उसके कुल का नाम लिखा रहता है। प्रसिद्ध बोटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड इंडिका बोटनिकल गार्डन हावड़ा भारत में तथा नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ भारत में है। 1.4.3 संग्रहालय म्यूजियम। वनस्पति संग्रहालय प्रायः शैक्षिक संस्थाओं जैसे विद्यालय तथा कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। नमूने परिरक्षित घोल में डालकर जारों में रखे जाते हैं। पौधे तथा प्राणियों के नमूने को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकत्र मानने के बाद कीटों को डिब्बों में पिन लगाकर रखते हैं। बड़े प्राणी जैसे पक्षी तथा स्तनधारी को प्रायः भरकर परिरक्षित करते हैं। संग्रहालय में प्रायः प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। 1.4.4 प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर जूलॉजिकल पार्क। इन उपवनों में अधिकांशतः वन्य आवासीय जीवित प्राणी रखे जाते हैं। इनसे हमें वन्य जीवों की मानव की देखरेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। जहाँ तक संभव होता है प्राणी उपवनों में विभिन्न प्राणी उपलब्ध कराए जाते हैं। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। उन उद्यान को प्रायः चिड़ियाघर कहते हैं। इसे देखने के लिए बहुत से लोग तथा बच्चे आते हैं। चित्र 1.3 भारत के विभिन्न चिड़ियाघरों में वन्य प्राणी। चित्र आप देख सकते हैं। 1.4.5 कुंजी अथवा चाबी। यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों जो प्रायः जोड़ों युग्मों जिन्हें युग्मित कहते हैं के आधार पर होती है। कुंजी दो विपरीत विकल्प को चुनने को दिखाती है। इससे परिणाम स्वरूप एक को मान्यता अथवा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य होता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ग की संवर्ग जैसे कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग वर्ग की कुंजी आवश्यकता होती है। विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए नियम पुस्तिका मैनुअल, मोनोग्राफर पुस्तक जिसमें एक विषय पर विस्तृत जानकारी हो तथा सूची पत्र, कैटलॉग अन्य माध्यम है। इसके अतिरिक्त यह सही पहचान में भी सहायता करते हैं। फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधे तथा उसके वास स्थानों के विषय में जानकारी होती है। ये उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाली पौधों की स्पीशीज की विशेष सूची देते हैं। नियम पुस्तिका उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीशीज को पहचानने में सहायता मिलती है। मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी होती है। सारांश। जीव जगत में प्रचुर मात्रा में विविधताएं दिखाई पड़ती हैं। असंख्य पादप तथा प्राणियों की पहचान तथा उनका वर्णन किया गया है, परंतु अब भी इनकी बहुत बड़ी संख्या अज्ञात है। जीवों की एक विशाल परिसर को आकार, रंग, आवाज, शरीर क्रियात्मक तथा आकारिकी लक्षणों के कारण हमें जीवों की व्याख्या करने के लिए बाधित होना पड़ता है। जीवों की विविधता तथा इनकी किस्मों के अध्ययन को सुसाध्य एवं सरल बनाने के लिए जीव विज्ञानियों ने कुछ अन्य नियम तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिससे जीवों की पहचान, उनका नाम, पद्धति तथा वर्गीकरण संभव हो सके। ज्ञान की इस शाखा को वर्गीकृत का नाम दिया गया है। पादपों तथा प्राणियों की विभिन्न स्पीशीज का वर्गीकीय अध्ययन कृषि, वानिकी और हमारे जीव संसाधनों में भिन्नता के सामान्य ज्ञान में लाभदायक सिद्ध हुए हैं। वर्गीकी के मूलभूत आधार जैसे जीवों की पहचान, उनका नामकरण तथा वर्गीकरण विश्वव्यापी रूप में अंतर्राष्ट्रीय कोड के अंतर्गत विकसित किया गया है। समरूपता तथा विभिन्नताओं को आधार मानकर प्रत्येक जीव को पहचाना गया है तथा उसे द्विपद नाम दिया गया। सही वैज्ञानिक तंत्र के अनुसार द्विपद नाम पद्धति जीव वैज्ञानिक नाम जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है दिया जा सकता है। जीव वर्गीकरण तंत्र में अपने स्थान को प्रदर्शित किया करता है। बहुत से वर्ग पद होते हैं जिन्हें प्रायः वर्गीकी संवर्ग तथा टैक्सॉन कहते हैं। यह सभी वर्ग वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। वर्गीकीविदों ने जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण की सुगम बनाने के लिए विभिन्न वर्गीकी साधन सामग्री विकसित की। ये अध्ययन वास्तविक नमूने पर किए जाते हैं जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों से एकत्रित किया जाता है। इन्हें हर्बेरियम, म्यूजियम, बोटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क में संदर्भ के लिए परिरक्षित किया जाता है। हर्बेरियम तथा म्यूजियम में नमूनों को एकत्रित करने तथा परिरक्षित करने के लिए विशिष्ट तकनीक की आवश्यकता होती है। वनस्पति उद्यान अथवा चिड़ियाघर में पौधों तथा प्राणियों के जीवित नमूने होते हैं। वर्गीकीविदों ने वर्गीकी अध्ययन तथा सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए मैनुअल तथा मोनोग्राफों को तैयार किया। लक्षण के आधार पर वर्गीकी कुंजी जीवों को पहचानने में सहायक सिद्ध हुई है। थैंक यू फ्रेंड्स।